अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है जबकि IMF कर्ज की किस्त ताहाल नहीं मिली और बजट का महीना शुरू हो चुका है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की, मगर ये रिलीफ अवाम के लिए ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात साबित हुई। हुकूमत अवाम को रिलीफ तो देना चाहती है, मगर ना तो मुआशी हालात ऐसे हैं और ना सियासी माहौल ऐसा है कि वो कुछ कर पाएं। लिहाजा अब हल क्या है? हल इंतखाबात में है, मगर इंतखाबात भी दिल्ली दूर अस्त वाला मामला है। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्टूबर में इंतखाबात होने की बात कर रही है, जबकि चेयरमैन PTM मौलाना फजलुर रहमान ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इलेक्शन के लोग हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, जल्द नए इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन की बात आएगी तो उस पर भी एक मुत्तफ़िक़ा फैसले की हम करेंगे। हम इलेक्शन के लोग हैं। हमने 14 मिलियन मार्च किए या इस्लामाबाद का आज़ादी मार्च किया, लाखों लोगों के इज्तिमात किए, उसमें हमने इलेक्शन ही की मुतालबात किए। लिहाजा अब नए इलेक्शन होंगे। अब है ये कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के भेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पर खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा। इलेक्शन की बातें तो हो रही हैं, मगर जराए दावा कर रहे हैं कि 2023 में इलेक्शन तब होंगे जब तहरीक इंसाफ का नाम लेवा भी कोई ना होगा, और अगर तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेटें नहीं गिर पाती तो शायद इलेक्शन आगे चले जाए। तहरीक इंसाफ को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, रियासती इदारों के साथ पर हैं और इदारों के तर्जुमान आपकी कारकर्दगी से मुतालिक मीडिया को मुस्बत रिपोर्टिंग करने का पैगाम दें, बल्कि तनकीद ना करने के लिए 6 माह का वक्त भी लेकर दें, मगर उसके बावजूद आप मामलात ना संभाल सकें। आप एहतसाब के नाम पर इंतकाम में पड़ जाएं। पंजाब पर उस्मान बुज़दार जैसी शख्सियात को बिठा दें और खैबर पख्तूनख्वा को महमूद खान के हवाले कर दें। कभी किसी साबिक वजीर और कभी किसी साबिक वजीर आला और कभी किसी साबिक वजीर आजम को यक जुम्बिश लब जेल की सलाखों के पीछे भेजने के ऑर्डर करें। आपने रंगीला शाह का किरदार तो अदा नहीं किया, मगर उससे कुछ कम भी नहीं है। लिहाजा जब पानी सर तक पहुंचने लगा तो अदम एतमाद के जरिए आपको घर भेज दिया गया। आपने लाडले से बेएतबार होने और बेएतबार से नाकबूल होने का सफर बड़ी जल्दी तय किया। आपकी तकारीर, आपके बयानात और आपके बयानी की वजह से जहां मुल्की साख को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, वहीं रियासती इदारों के साथ 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। लिहाजा अब बेहतरी इसी में है कि गोशा नशीनी इख्तियार की जाए और रियासती इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ मजीद जहर फशानी ना की जाए, क्योंकि जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसे काम सरजद हो रहे हैं जिसकी माफी नहीं। लिहाजा आप जो कहते थे घबराना नहीं है, तो सबसे पहले आप घबराना शुरू कर दें, ताकि आपको इस बात का इदराक हो कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक मेंबर कौमी असम्बली महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब और मेंबर कौमी असम्बली। उनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट जफर इलाली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब, मैं आपसे आगाज करती हूँ, किस पार्टी में जा रहे हैं आप? क्योंकि असद कैसर साहब ज़ाहिर है एक ऐलान किया, उसके बाद उन्होंने आज कहा कि वो पीपल्स PTI में अभी भी हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके साथ हैं। आप भी यही कहेंगे कि अभी भी आप PTI में हैं या आप मूव ऑन कर चुके हैं? नहीं, मैं मूव ऑन कर चुका हूं। मैं PTI में नहीं हूं। मैं PTI छोड़ चुका हूं और अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा या कौन नई पार्टी बनेगी उसमें जाऊंगा, पीपल्स पार्टी में जाऊंगा या MQM में जाऊंगा। उसकी वजह है कि सिंध में तो MQM और पीपल्स पार्टी एक्टिव है और मुझे दोनों जगह से ऑफर है। एंड व्हाट अबाउट, अच्छा, दोनों जगह से आपको ऑफर्स आ रही हैं? जी, ऑफर है, बिल्कुल। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी से भी ऑफर है, आप पीपल्स पार्टी को कंसीडर नहीं कर रहे? सॉरी, मैंने कहा पीपल्स पार्टी को आप कंसीडर नहीं कर रहे? मतलब ये जो ऑफर है, ये आपको डायरेक्ट पीपल्स पार्टी ने अप्रोच किया है या किसी? नहीं, देखिए अभी उसकी वजह देखिए अभी कंसीडर मैं किसी को नहीं कर रहा हूं। उसकी वजह ये है कि मैं जो है अभी तो मैंने इस्तीफा दिया, मैं एक 10-15 दिन देख रहा हूं और उसके बाद इंशाल्लाह जो है किसी ने कि भी देखेंगे कि भाई आइदर
किसी एक में जाएंगे या किसी और में जाएंगे या बिल्कुल ही आराम करेंगे। अच्छा, भी ये जो ऑफर आई है आपको, आराम कर ये लें। महमूद मौलवी साहब, ये जो ऑफर आई है आपको पीपल्स पार्टी से, ये डायरेक्ट ऑफर आई है या कोई मिडमैन मौजूद है जिसने ऑफर दिया आपको? नहीं जी, मैं डायरेक्ट बात है। तो आप अकेले तो नहीं कहीं मूव ऑन करेंगे? ज़ाहिर है आप लोगों के साथ लोग भी होंगे महमूद मौलवी साहब, तो कोई और भी नाम है जो आपके साथ मूव ऑन करेंगे? जी देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी वेट एंड सी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो आपने अभी बात कर रही थी कि नई पार्टी भी जो तश्कील देने की बात हो रही है, लाइक माइंडेड पीपल, वो भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि भाई लाइक माइंडेड पीपल मिलके कोई नई पार्टी बनाएंगे जो कि एक्स-पीटीआईज हैं या कहाँ जाएंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मोस्ट प्रॉब्ली लाइक माइंडेड पीपल जो है वो एक नई कोई ना कोई पार्टी आना जरूरी है, क्योंकि वैक्यूम बहुत बड़ा है। क्योंकि देखिए, पंजाब में काफी 70-80 लोग तो पंजाब के हैं, उसके अलावा फिर केपीके में जो है अलग लोग हैं, फिर सिंध में भी है। तो उसकी वजह ये वैक्यूम जो है, ये 2 पार्टियां या 3 पार्टियां ले नहीं सकेंगी। तो ये वैक्यूम जो है, नई पार्टी कोई ना कोई आएगी लाइक माइंडेड, और मेरे ख्याल से वहां पे ज्यादातर चांसेस है कि ज्वाइन करने के। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब से कोई राब्ता हुआ है आपका, या नून लीग वालों ने आपको ऑफर नहीं कराई? नहीं, मेरी बेसिकली सबसे बात हो रही है। मेरी जहांगीर तरीन साहब से बात नहीं हुई, मगर अलीम खान साहब से बात हुई, और उनके जो दूसरे लोग हैं उनसे सबसे मेरी बड़ी अच्छी बातें हुई है और मुलाकातें भी हुई हैं, और अभी तक कोई चीज अमल में नहीं आया है। और देखिए, एक दफा कोई चीज अमल में आएगा उसके बाद डिसीजंस करना आसान हो जाएगा। अभी तो ये भी बात हो रही है कि जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि देखिए, अगर खान साहब जो है जैसे पार्टी को, जैसे बेनजीर साहिबा ने अमीन फहीम को हैंड ओवर किया था, अगर खान साहब पार्टी को हैंड ओवर कर देते हैं फॉर अ स्मॉल पीरियड, कि भाई 3 साल या 5 साल वो हैंड ओवर करते हैं to anybody he wants. You have named Shah Mahmood Qureshi earlier. It can be Shah Mahmood Qureshi, it can be Parvez Khattak, it can be anybody. I would say कोई भी आ जाए। उसकी वजह यह है, देखे, आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वक्त के ऊपर, वक्त की नजाकत ये है कि भाई आदमी हैंड ओवर करे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जैसे आप अभी कह रही थी ना, कॉन्फ्रंट्रेशन इतना एस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे जा चुका है कि वो एक इस वक्त झगड़ा जो है, इट्स नॉट पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, it's now individual versus establishment, because if you see, it's not the whole PTI. So you are basically Mahmood Maulvi Sahab, I'm sorry I'm cutting you here. Basically you are raising a point that it's an individual versus establishment, an individual who runs PTI. Individual versus all the parties, because you see, if you see what is PDM consists of all the सारे पार्टियों के साथ, और एक इंडिविजुअल का झगड़ा है, सारे पार्टीज प्लस द एस्टेब्लिशमेंट। आप ये देखें ना, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं मैं बात नहीं करूंगा, वो कह रहे, ये सारी पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट अगर एक इंडिविजुअल के ऊपर इनका इशू है तो मुल्क के मफाद में और मेरे ख्याल से हमारे वर्कर्स के और बकाया छोटे लीडर्स के मफाद में इट्स बेटर कि भाई बात किया जाए ना। ठीक है, चले महमूद मौलवी साहब, मैं आई विल कम बैक टू यू विद अनदर क्वेश्चन। लेकिन अली गौर साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? कब करा रहे इलेक्शन? अब तो हो गया जो आपने करना था, अब तो शायद मेरा ख्याल से यू वेरी क्लोज टू द विनिंग पोजीशन। करा दें इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन तो बिल्कुल डे 1 से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि अक्टूबर जो है वो टाइम बनता है ऑलमोस्ट, और आपको पता है कि अगस्त में नेशनल असम्बली का टाइम पूरा हो रहा है। इसी तरह से तमाम सूबाई असम्बलियों का भी जो मुद्दत है वो अगस्त तक है। ये तो एक मुल्क में इंतशार फैलाया गया, जिस तरह से सियासी अनारकी फैलाई गई, जिस तरह से मुल्क में पुरतशद्दद हमेशा मुजाहिरों की एक पार्टी की रवायत थी, वो उन्होंने कायम रखी। और पाकिस्तान में मतलब है कि जिस तरह से हंगामे किए गए, और जो बातें हम कहते थे कि ये एक पुरतशद्दद जत्था है जो कि पाकिस्तान के कभी लॉकडाउन होता था, कभी जला देंगे, गिरा देंगे, के नारे उठते थे जो से ये। और ये नहीं है कि ये 9 मई के जो वाकयात हैं ये पहले नहीं हुए। आप पहले भी देख लें, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई थी, पीटीवी के ऊपर हमला किया गया था,
असम्बली की जो जंगले हैं उनके ऊपर शलवारें लटकाई गई थी। तो ये मतलब है कि ये कोई नई बात नहीं थी उस पार्टी के लिए। तो बहरहाल आज वो अवाम के सामने भी एक्सपोज हो गए, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिस तरह से उन्होंने पुरतशद्दुद वाक़यात किए। और जब वो बरसरे इक़्तिदार आए, जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और जिस मैं अली गौहर साहब ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, वो तो हो गया ना, ये सब तो हमारे सामने स्टोरी सारी खुल के सामने आ गई है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भी सामने आ जाएंगे। माय क्वेश्चन इज, अक्टूबर जो कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इलेक्शन का महीना है, आप इलेक्शन के लिए संजीदा हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है, खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी शायद स्टैंड लेने वाली है और पीडीएम को कहने वाली है बहुत जल्द कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे कराएं। जी, यकीनी तौर पर इलेक्शन, अभी तक तो कोई ऐसी राय सामने नहीं आई कि जिससे ये खदशा हो कि इलेक्शन जो है वो मतलब लेट हो रहे हैं। जब जाहिर है असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद अगला कदम तो इलेक्शन का ही है। मरकज में भी निगरान हुकूमत कायम हो जाएगी। 2 सूबों में तो ऑलरेडी निगरान हुकूमत है। 2 सूबे बलूचिस्तान और जो है वो मतलब सिंध, ये इन 2 सूबों की हुकूमतें हैं, वो भी अगस्त में उनका भी टाइम पूरा हो जाएगा। तो मेरी जाती राय ये है कि ये इलेक्शन जो है ये टाइम पर ही होंगे और अक्टूबर में होंगे और अक्टूबर में हो जाने चाहिए। यानी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं कि मुत्तफिका फैसला कर लेंगे हम लोग, ज़ाहिर पीडीएम के सरबराह हैं, तो आप लोग मुत्तफिका फैसला करने की जानिब अब जा रहे हैं 13 जमातें? जी बिल्कुल, जाहिर है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो शामिल है, उसमें दीगर भी पीपल्स पार्टी जो है, मैं करेक्ट कर दूं, पीपल्स पार्टी जो है वो आप लोगों के साथ इत्तेहाद में जरूर है, मगर पीपल्स पार्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीडीएम। नहीं, बात हो रही है इत्तेहादी पार्टियों की जो कि हुकूमत में शामिल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कि पीपल्स पार्टी भी शामिल है। तो मौलाना साहब ने भी जो अंदिया दिया है वो तमाम, जाहिर है कि जब वो बात करते हैं मुशावरत की तमाम पार्टी, तो उसमें पीपल्स पार्टी भी है। लेकिन देखिए बात ये है कि जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि हमारे सामने चैलेंजेस तो 2013 में भी बहुत बड़े बड़े थे, और इसके बावजूद कि 13 से 18 के दरमियान जो धरने भी हुए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को सबटाज करने की भी कोशिश की, फिर भी हमने पाकिस्तान की रोशनियां बहाल की। लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इशू था पाकिस्तान में, दहशतगर्दी, जगह जगह धमाके होते थे, ऑलमोस्ट दहशतगर्दी के वाकयात के ऊपर जो है वो मतलब है उनको खात्मा किया। फिर सी पैक जैसा प्रोजेक्ट आया बहुत बड़ा, फिर पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर हुआ, उस वक्त भी मसाइल थे। चले आई होप कि अब जब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो अभी भी जीडीपी का जो हाल है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ा नीचे है, क्योंकि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, जो साहब छोड़ के गए थे गवर्नमेंट, उनके दौर में 6 जीडीपी था, अभी तो जीडीपी का खैर कोई हाल नहीं। अली गौहर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। जफर अली साहब, एक तगोदो की गई और उस तगोदो में पीडीएम बाजार कामयाब हो गई, लेकिन जो मरीम नवाज साहिबा बार बार कहती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, नवाज शरीफ वापस आएंगे, नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे, फिर इलेक्शन होंगे। जावेद लतीफ साहब कहते हैं उनके बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। अब जो मौलाना फजलुर रहमान ने इशारा किया कि मुत्तफिका तौर पे फैसला किया जाएगा इलेक्शन होने की तरफ, पीपल्स पार्टी जाहिर है कि अब संजीदा दिखाई दे रही है, खबरें जो आ रही हैं कि वो शायद इलेक्शन मांगेंगी। आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ और एक और शख्सियत के बगैर इलेक्शन हो जाएंगे, या वो शख्सियत तो नहीं होगी, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और फिर इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर में? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो नवाज शरीफ मांग रहा है उसका मतलब ये है कि वो वापस आ जाएगा और नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो दूसरे के साथ होगा, वो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। अच्छा। वो या एग्जाइल में या जेल में, और नवाज शरीफ साहब कैंपेन कर रहे होंगे। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका ये उनका डेफिनेशन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। तो अब देखिए ये होता है कि नहीं होता है। तो ये तो होता है या नहीं होता, ये तो वक्त आने पे पता चल जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन जिसके ऊपर सबका फोकस है, चूंकि ये गवर्नमेंट बजट भी पेश करने वाली है, बजट के बाद ज़ाहिर है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन, वो आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले बात तो हम लोगों को कंसीड करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कह रहा था इलेक्शन के बारे में 80% पाकिस्तान या 70% पाकिस्तान जो इस वक्त अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ है, नेमली नेमली केपी और पंजाब, उधर तो इलेक्शंस नहीं हुए वक्त पे। तो ये जो आप कहती रहती है वक्त पे, ये तो नहीं हुए वक्त पे, ये तो ना सिर्फ नहीं हुए वक्त पे,
ये उस वक्त नहीं हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि इस सिर्फ सिंध का वक्त पे होने का इम्कान है, तो चलिए मान जाते हैं सिंध का। और फेडरेशन का भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि वक्त पे होगा, और कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वक्त पे नहीं होगा। तो ये वक्त जो है, जो हम लोग वक्त करते रहते हैं ना, पहले एक्सप्लेन करें आपकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। वक्त माने 2 जगह नहीं होंगे और 2 जगह शायद हो जाएं। ठीक, लेकिन जफर इलाही साहब, अगर ये वक्त पर नहीं होंगे तो फिर जाहिर है कि जिन 2 जगहों का वो पंजाबी में कहते हैं ना रोला पड़ा हुआ है, केपी और पंजाब में, जाहिर है जो सेटअप लगा हुआ है, फिर इस पे क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर ऐसे चलता रहेगा ये सिस्टम? मैं नहीं समझ, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्यों समझते हैं कि वक्त पे होंगे। केपी का वक्त तो निकल गया ना, पंजाब का तो वक्त निकल गया। सर हो ही नहीं रहे ना। मैं यही तो पूछना चाह रही, चले मैं खुल के पूछ रही, देखो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात चूंकि चल रही है। मेरे ख्याल में ये जो आने वाला इलेक्शन है, इसका नतीजा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि अगर इसका नतीजा डिले से ज्यादा इम्कान होगा, आई मीन डिले से अच्छा होगा जो लोग चाहते हैं, तो वो फिर शायद डिले भी हो जाए। मैं नहीं समझता कुछ ऐसी बात है, कोई टाइम का प्रेशर है एक लिहाज से, मगर नहीं भी है। इसलिए कि एक दफे जब आपने 2 असेंबलीज का प्रेशर को विथस्टैंड करके उनको पोस्टपोन कर दिया, तो 2 बाकी जो रह गए इदारे, क्या फर्क पड़ता है, कभी भी कर लें आप। बात असल ये है कि नतीजा जो है, वो नतीजा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब वो नतीजा आप हासिल कर सकेंगे, उस वक्त आप इलेक्शन होल्ड करेंगे। ठीक है। मैं जफर इलाही साहब आपसे एक और भी सवाल करूंगी, लेकिन महमूद मौलवी साहब मैं आपको इंगेज करती हूँ। मुझे बताएं कि आप लोगों ने कुछ रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर की है, सवालात नहीं लिए, फवाद चौधरी साहब आपके साथ मौजूद थे, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बाय द वे आमिर कियानी साहब वो नहीं आए बाहर, गाड़ी में बैठे रहे, उसकी क्या वजूहत थी ये भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये जो एकदम से आप लोग आए मीडिया पर, ऐसा लगा कि जैसे कोई पार्टी अनाउंस करने वाले हैं आप लोग आकर, फिर मुशावरत की भी बातें की, उसका डिनाइल भी आ गया। बहुत सारे एक्स जो फॉर्मर ज़ाहिर के रहनुमा हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से फवाद चौधरी की बात का, ये हुआ क्या था? क्या कोई पार्टी अनाउंस करने लगे थे या ऐसे ही आप लोग टीजर छोड़ रहे थे? नहीं, देखिए मैं बताऊं, पार्टी लॉन्च करने की तो कोई बात नहीं थी। पार्टी तो लॉन्च होगी बाद में, ठीक है ना। जैसे अभी भी मैं कहूंगा कि पार्टी लॉन्च करने की वर्किंग तो चल ही रही है ना, क्योंकि वैक्यूम तो क्रिएट हुआ है, तो पार्टी तो हर हालत में लॉन्च होगी। उसकी वजह कि इतने लोग किसी पार्टी में तो नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनके भी अपने लोग हैं। तो पार्टी तो लॉन्च होनी है, ठीक है ना। चाहे क्या मैं कहूंगा कि जहांगीर तरीन साहब करें, चाहे कोई और करे, मगर पार्टी तो डेफिनेटली लॉन्च होगी। उसकी वजह ये है कि ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि भाई देखिए ना, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, इसके भी मुमकिनात हैं। अच्छा, बहुत सारी मुमकिनात हैं। और ये मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि देखें, अगर जो इलेक्शंस को मैं मार्च से पहले इसलिए नहीं देख रहा हूं, उसकी वजह यह है कि देखें, अगर ये नई पार्टी बनती है तो वो अक्टूबर के इलेक्शन के लिए तो तैयार भी नहीं होगी। उसकी वजह है कि उनको भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि अगर वो अभी हम जून में खड़े हैं अब, और अगर आप लॉन्च करते हैं तो 2-3 महीने में तो नहीं होगा, तो उस हिसाब से वो मार्च में चले जाएगी। और जैसे हिलाली साहब ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब पहले हम आगे ले आ चुके, तो हो सकता है इंटीरियम गवर्नमेंट लेके आ जाए फेडरल में, क्योंकि और उसके बाद उसको 6 महीने के लिए इंटीरियम गवर्नमेंट दे दें या साल भर के लिए इंटीरियम गवर्नमेंट को ले आए। ठीक है। और देखे ना, आज कोर्ट्स ने भी, आप देखे ना, आज कोर्ट्स ने भी बड़े पॉजिटिव दे दिया कि जी दोनों इलेक्शन साथ होने चाहिए। Exactly. वो जो तलवार थी वो भी तलवार खत्म हो गई ना। ठीक। अच्छा महमूद साहब, आप लोगों ने आप लोगों ने शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की, जब आप ज़रा कि आपने बाहर ये डाला कि गुफ्तगू की और सारा कुछ था। मुझे बताएं कि क्या गुफ्तगू क्या हुई शाह साहब के साथ? किसी चीज़ पे कायल किया उनको, या उनकी कोई पार्टी छोड़ने के चांसेस हैं? क्या बातचीत क्या हुई आपकी? देखिए, मैं आपको कहूँ कि शाह महमूद साहब बड़े कदावर पॉलिटिशियन हैं। हमारी कोई आधा घंटा 45 मिनट उनसे बात हुई।
और काफी डिटेल में बात हुई, इश्यूज के ऊपर बात हुई और हिस्ट्री के ऊपर बात हुई कि कौन सी चीज हो रही, कौन सी चीज नहीं हो रही है। तो उसको देखते हुए उन्होंने खुद कहा कि देखिए वो बड़े पॉजिटिव बातचीत हुई। उसकी वजह इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एंड ऑफ द कंट्री, उसकी वजह कि मुल्क का भी तो देखना है ना। हम अगर वो मुल्क के लिए नहीं देखेंगे और सिर्फ पार्टी को देखेंगे तो मुल्क पहले है। देखिए, तो वो शाह महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन अब क्या डिसाइड हुआ वो मैं अंदर का आपको नहीं बताता। शाह महमूद साहब इंशाल्लाह 1-2 रोज में बाहर आ जाएंगे, तो वो आपको खुद अपना डिसीजन देंगे, क्योंकि मेरा कोई स्टेटमेंट देना बड़ा गलत सा हो जाएगा। जो भी होगा कि वो पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी में रहेंगे, क्या करेंगे, वो 2 से 3 दिन के अंदर शाह साहब बाहर आ जाएंगे, वो आपको स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, अब बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करने वाले? देख रहा हूं कि नहीं, अब देखे ना, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूं ना उसकी, मगर ये मैं आपको बता दूं इसी हफ्ते में इंशाल्लाह शाह साहब बाहर आ जाएंगे और उसके बाद वो अपना डिसीजन बताएंगे क्या है। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ब्रेक का कहा जा रहा है बाय द वे मुझे, तो जाते जाते डिस्कस कर लेते हैं कि जब की तो उसके बाद बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है कि परवेज़ खट्टक और इसमें बहुत सारे और हमाद अज़हर साहब का नाम शामिल है, तो बहुत सारे लोगों ने राब्तों के ऊपर जो है वो डिनाइल की भी बात की। लेकिन बहरहाल सवाल ये भी रखेंगे, लेकिन एक देते हैं ब्रेक ज़रूरी है। वेलकम बैक। अली गौहर साहब, आप लोग को जो टारगेट आप लोगों ने सेट किया था, इन माय ओपिनियन मेरा ख्याल से यू वर वेरी क्लोज टू दैट, लेकिन मुझे बताएं ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, नुकसान नहीं उठा लिया मुस्लिम लीग नून ने ये सब कुछ करके? ठीक है, जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक था, सारा कुछ था, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जितनी महंगाई है, जीडीपी की जो हालत है, मुल्क में जो मुआशी सूरत हाल है और प्लस जो सियासी कियास है, ये सारा कुछ तो आपके कंधों पे आके गिर गया है। देखें बात ये है कि जो जी मेरी आवाज आ रही है? आई कैन हियर यू। जी, देखिए बात ये है कि जो सारी सूरत हाल है, वो जो कुछ पाकिस्तान हो रहा था, जो पिछली हुकूमत थी वो एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं थी। वो बिल्कुल अभी बात हो रही थी, मैं एक दोस्त की बात सुन रहा था। देखिए वो उस वक्त लोगों की वफादारियां तब्दील की गई थी, तमाम मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप को जेलों में बंद किया गया था, 2-2 साल 3-3 साल और 90-90 दिन जो है वो नैब के हुकूमत खानों में रखा गया था। 2002 का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर, 2008 का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर, 2018 का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर, और उसके बाद जो हुकूमत आई वो अपने ही वजन से गिरी है। एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को एक जमहूरी प्रोसेस के जरिए, एक आईनी प्रोसेस के जरिए, अदम एतमाद के जरिए उतारा गया था। और जाहिर है कि अगर हम वो ना करते तो जिस तरह से ये गवर्नमेंट चला रहे थे और जिस तरह से आइंदा इलेक्शन ये चुराने की कोशिश कर रहे थे और जो इनका प्लान था, ये तो पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहे थे। ये तो कहते थे कि भाई 90 दिन के अंदर करप्शन का खात्मा कर दिया जाएगा। ये तो कहते थे कि इतने लाख नौकरियां दे जाएंगी। अभी आपने कहा जी कि वो जीडीपी बताते थे 6% पर वो नहीं थी, 6% पर वो जीडीपी थी जो नवाज शरीफ साहब देकर गए थे। जिस वक्त महंगाई की रेशो 4% तक सिर्फ रह गई थी, जिस वक्त पाकिस्तान की रोशनियां बहाल हुई थी, जिस वक्त पाकिस्तान में आटा, चीनी और बिजली के रेट्स कम होते थे, वो सारा, ये सारी चीजें थी। लेकिन अगर ईवीएम मशीनों के जरिए इनको दोबारा इलेक्शन चुराने का मौका दे दिया जाता तो ये तो पाकिस्तान का भुरकस निकाल देते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ पार्शली कि आपने ठीक किया। आप लोगों ने वाकई अपनी सियासत कुर्बान की, रियासत बचाने के चक्कर में वो 10-15 साल का, 12 साल का जो प्लान था खान साहब का, आपने निस्तो नाबूद कर दिया। आपने कोशिश की कि आप ज़ाहिर के हुकूमत में टेकअप किया, आप लोगों ने सारी जद्दोजहद आपकी हमारे सामने। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें अली गौहर साहब, मुझे बताएं कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वफादारियां तब्दील करने का, प्रेशर था आप लोगों पे था, आज भी हम वो प्रेशर देख रहे हैं। आप सियासतदान होने की हैसियत से बताएं कि क्या ये सही हुआ, क्या ये सही हो रहा है, क्या ऐसा ही होना चाहिए था, क्या इसका मलबा आप लोगों के ऊपर नहीं गिरेगा, क्या इसका बोझ मुस्लिम लीग नून के ऊपर, उसके वोट बैंक पे नहीं आएगा? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी ने असूली तौर पर फैसला किया है कि हम किसी पार्टी के बंदे को जो है वो अपनी पार्टी में नहीं लेंगे।
जो लोग अभी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, ये परिंदे पहले भी किसी, आप देखें ना, ये कौन से लोग थे, कोई पीपल पार्टी से आया यानी था, आप लोग कोई भी नून लीग की जमात जो है वो पीटीआई का कोई भी बंदा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं उठाएगी, नहीं लेगी। जो अभी अनाउंस कर रहे हैं, जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, हम उनको नहीं लेना चाहिए। उसकी बुनियादी उसकी एक वजह ये भी है कि हम ये पंछी जो है ये काबिल एतबार पंछी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी पार्टी ये पंछी एतबार के काबिल नहीं है। राजा रियाज साहब एतबार के काबिल है? देखिए, राजा रियाज साहब तो इस वक्त भी पीटीआई में बैठे हुए हैं ना। राजा रियाज साहब ने तो हमें एतमाद का वोट भी नहीं दिया। राजा रियाज साहब जो है वो हमारी पार्टी, अगर कल को वो पार्टी छोड़ देते हैं और उसके बाद आते हैं, और उन्होंने अभी तक तो कोई अनाउंस नहीं किया, और ना ही उन्होंने इमरान नियाजी के साथ उस वक्त इख्तलाफ किया, उस वक्त में मतलब किया कि जब वो कहते थे कि असेंबली से बाहर निकल जाए, तो उन्होंने फैसला किया कि हम असेंबली के अंदर बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो पॉलिटिकल प्रोसेस का आप उनके लिए जगह बना लेंगे, राजा रियाज साहब के लिए जगह बना लेगी नून लीग? देखिए, बात ये है कि ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो फैसला हमारी लीडरशिप ने करना है ना। बासियत एक एमएनए के, बासियत एक वर्कर के, मैं इसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन बात ये है कि अगर पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी भी, तो उनमें कुछ लोग, जो जाहिर है कि जो लोग ऐसे थे, जिस तरह से पंजाब में हुआ था, कुछ लोगों ने अदम एतमाद में जो है वो उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दिया। उन बेचारों को जो सजा दी गई, और जिस वक्त उस वक्त आइन की जो 63 की तशरीह की गई, उसी पैनल में बैठे हुए जज साहब ने कहा कि नया आइन लिखा जा रहा है, तो उन लोगों को जो उन्होंने जुर्म किया ही नहीं था उसकी सजा दी गई। देखिए, अभी भी सहूलतकारी का निजाम खत्म नहीं होगा। 4-3 का अख्तियारी फैसला तस्लीम नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन अभी भी आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि आप लोगों को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, आप लोग फायदे में या नुकसान में ज्यादा है? मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान की सियासत को बचाने के लिए, पाकिस्तान में अनारकी के खात्मे के लिए, पाकिस्तान में एक ऐसे फितने के खात्मे के लिए जिसने पाकिस्तान के इदारों को और इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, अगर हमें उसकी कुछ सियासी कीमत चुकानी भी पड़ी है, तो बासियत पॉलिटिकल पार्टी के हम उसको चुकाने के लिए तैयार हैं। और हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इलेक्शन के जो भी नतीजे आएंगे, हम उन नतीजों को तस्लीम करेंगे। ठीक है, आपने ये बात कह दी तस्लीम करेंगे, लेकिन हिलारी साहब, यही पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जो अभी सिचुएशन बन चुकी है, फ्रंट पे जो हमें जमात नजर आती है वो नून लीग है। जाहिर है कि हम पीपल्स पार्टी को भी देखते हैं, बाकी जमातें भी हैं, लेकिन खुल के खेलने वालों में जो है वो नून लीग सामने आ रही है। आपको नहीं लगता कि नून लीग, कम टाइम रह गया है, अगर अक्टूबर में इलेक्शन चले, मैं मान लेती हूँ कि अगर हो भी रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो इनके पास कहां से वोट बैंक आ जाएगा इतना स्ट्रांग? इनके पास कहां से वोट आ जाएंगे इतनी महंगाई में? इनको कैसे लोग जो है वो चुन लेंगे? या फिर ये वाकई नुकसान में पहुंच गए हैं ये सारी सिचुएशन के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मुझे आप ये सवाल पूछते कि इनको नुकसान हुआ है कि नहीं, पीडीएम तो एक डिजास्टर है। उनके साथ जो हुआ है, पब्लिक के परसेप्शन में जो पब्लिक इनके बारे में सोच रही है, वो तो एक डिजास्टर है। तो मेरे ख्याल में इनको वरीड, दे शुड बी वेरी वरीड। मगर आपको मैं बताता हूं वो क्यों नहीं वरीड है, और फिर हम वो उसी बात पे वापस आते हैं। समझिए एक बात, ये इलेक्शंस, ये नॉर्मल इलेक्शंस नहीं है कि वक्त पे दे वर टू बी हेल्ड ऑन टाइम रिगार्डलेस रिजल्ट्स क्या होते। ये इलेक्शंस वैसे इलेक्शंस नहीं है। ये इलेक्शंस हैं, उस वक्त ये फैसला होगा कि इलेक्शंस होंगे जब नतीजा आपके सामने होगा। नहीं तो ये सब चीज जो हुआ है, ये तो टोटल कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ये तो एक डिजास्टर हुआ है। तो जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्लियर नहीं होंगे, उससे पहले इलेक्शंस कभी नहीं होंगे। आप खुद ही सोचिए, फायदा क्या फिर जो हुआ है। तो मेरे ख्याल में कि अभी जो है क्लियर नहीं है। शायद जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब सडनली वो प्रो इलेक्शन हो गए हैं, उस वक्त तो कह रहे थे कि 10 साल तक नहीं होनी चाहिए। तो क्यों प्रो इलेक्शंस हो गए? इसलिए कि वो देख रहे हैं एवरीथिंग इज इन प्लेस, कि रिजल्ट्स मुनासिब होंगे। और अगर वो रिजल्ट्स मुनासिब नहीं होते, आपको पता है, मुझे पता है, जैसे इन्होंने पहले किया था, नो इलेक्शंस।
यानी कंक्लूजन ये है कि वो खंबा भी मौजूद नहीं होना चाहिए कि जो पीटीआई को वोट दे। मैंने तो ये कंक्लूजन निकाला है। महमूद मौलवी साहब, मुझे ये बताइए, एक बड़ा मशहूर जुमला है, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, आमिर लियाकत हुसैन साहब का, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ वो आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। बड़ा फेमस जुमला है। अब पहुँचे नहीं है तो मैं आपको पूछ लेती हूँ सवाल डायरेक्टली ही, आप गए थे मुलाकात करने के लिए या भेजे गए थे? क्योंकि जितने लोग पकड़े गए हैं रॉइट्स में, उनकी तो फैमिली मेंबर्स को एक्सेस नहीं है, उनके तो वकला को बड़ी बड़ी देर लग गई उन तक पहुंचते हुए। तो आप लोग तो माशाल्लाह एक भी नहीं, 2 3 4 जन जो हैं वो चले गए और आपने आधे घंटे की बड़े आराम से मुलाकात भी कर ली। तो आप गए थे या भेजे गए थे सर? मैं तो लफ्ज कहूँगा गए थे। उसकी वजह देखिए, भेजे गए में और गए थे में बड़ा फर्क है। हम गए थे और देखें इसमें यह है कि हम इसलिए गए थे कि मुल्क की मफाद में गए थे। उसकी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करना ज़रूरी हमने समझा, और जो है वो ख़ुद काफ़ी खुश थे जब हम उनसे आके मुलाकात हुई। और इसमें मेरे ख्याल से जो है मैं यही कहूँगा कि अभी 2-4 दिन में शाह साहब बाहर आ जाएंगे तो वो इसके ऊपर बयानिया बेहतर दे सकेंगे कि क्या तय पाया और क्या बेहतरी है और क्या मुल्क के मफाद में बेहतर है और क्या पार्टी के मफाद में। चले, इज देयर एनी चांस कि शाह साहब बाहर आते हैं और पार्टी टेक ओवर करते हैं, तो इज देयर एनी चांस दैट यू ऑल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या द अदर पीपल एज वेल कैन गो बैक टू पीटीआई? I would say not me, but I will say most of the people will go back to PTI. There's no two ways about it. Because अगर वो आते हैं कि वो जो है वो पार्टी में काफ़ी मकबूल शख्सियत है, वो आते हैं तो बहुत सारे लोग कैन गो बैक टू हिम। अगर पार्टी उनको दे दी जाएगी तो वो बिल्कुल मेरे ख्याल से वो लोग जाएंगे। उसकी वजह जैसे देखें लाली साहब कह रहे थे, इलेक्शंस जो है ना, अगर वो देखें एक जैसे अभी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, सारे इलेक्शंस एक ही जैसे होते हैं। अभी वो कह रहे थे 2018 के इलेक्शंस को रिग किया गया है। देखिए इसमें रिग नहीं होता, दिस इज ए नॉर्मल प्रोसीजर इन पाकिस्तान। वी हैव टू अंडरस्टैंड, जिसको नहीं मिलता उसको वो उसका नाम रिग देता है, जिसको हुकूमत में निकाला जाता है तो वो हमारे फौज को और स्टैब्लिशमेंट को बुरा कहता है। जब वो हुकूमत में होते हैं तो उनके लिए स्टैब्लिशमेंट भी बहुत अच्छी है और फौज भी। देखिए ये बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस है। देखिए जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किस पार्टी में डेमोक्रेसी, पार्टी के अंदर कहाँ है? आई वुड से 90% से ज्यादा पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। इट्स अ वन मैन शो ऑलवेज। तो अगर जब हम बातें बाहर आके हम बात करते हैं कि जी डेमोक्रेसी होना चाहिए, ये होना चाहिए, डेमोक्रेसी तो पार्टीज के अंदर नहीं है। पहले हम पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी लेके आए तो फिर हम बाहर करें ना। पीटीआई में कौन सी डेमोक्रेसी थी? अगर डेमोक्रेसी होती तो आज हम इस नेक्स्ट पे नहीं पहुंचते। उसकी वजह यह है कि हम लोगों को देखें ना, बहुत से लोगों ने कुछ लोगों की वजह से मैं कहूंगा ये आज हम इस नेक्स्ट पे पहुंचे। उसकी वजह यह है कि लिमिटेड लोग, अगर बाकायदा सबसे पूछा जाता, लोगों के मशवरे लिए जाते तो आज हम यहाँ नहीं होते। यानी महमूद मौलवी साहब आप ये कह रहे हैं कि जो आप भी कह रहे थे, फैसल वाउडा साहब भी कह रहे थे कि आस्तीन के साथ कुछ मौजूद है, आपने भी उसकी तरफ निशानदेही की। यू पॉइंटिंग, आप दोबारा उसको कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहीं से जो है महमूद मौलवी साहब आपका जवाब लूंगी, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो कौन से आस्तीन के सांप है। अली गौहर साहब, अब रुकावट कहां पर आ रही है? सारा कुछ तो मामला तय हो गए। मुत्तफिका तौर पर अगर आपने इलेक्शन में जाना होगा तो आप वो भी जहमत कर लेंगे, आप लोग चले ही जाएंगे इलेक्शन में। नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं, उस पर भी ज़रा आप लोग काम कर रहे हैं, और फिर रिव्यू जजमेंट वाला एक्ट भी पास हो चुका है। तो फिर क्या, किस चीज़ की रुकावट है, कबाहत है? नवाज शरीफ साहब को ले आए वापस, कर ले लेवल प्लेइंग फील्ड जो करना चाह रहे हैं आप लोग। देखें, बात ये नहीं है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, मैं अभी सुन भी रहा था। देखिए, एक वो वक्त था कि जब हमारी पार्टी को विक्टिमाइज किया गया, जब हमारी पार्टी को तोड़ा गया। कोई एक दफा तो नहीं हुआ ना, मैंने आपको 3 टेन्योर गिनवाए हैं। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त के जो मादरत के साथ तज्जियाकार थे और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे थे, उस वक्त उनकी ज़बानें खामोश थी। आज वो जरूर कहते हैं कि ये नताइज जनाब जब जाहिर हो जाएंगे, उस वक्त भी नताइज जाहिर किए गए थे।
लेकिन हम ये कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड कौन सा है कि जब आप एक लीडरशिप को झूठे मुकदमात में अंदर कर दें और दूसरा बंदा आए और वो करप्शन के बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम कर दे। जो आज भी सहूलतकारी तो आज भी हो रही, मुझे ये बताएं कि ये क्या इन हालात में आप जब 8 मिनट में 8 जमानतें दी जा रही हैं, जब एक बंदा करप्शन के स्कैंडल में जाता है तो उसको एक दिन में एक मुकदमे से फारिग कर दिया जाता है, दूसरे दिन दूसरे से कर दिया जाता है। तो क्या आप तवक्को करते हैं कि नवाज शरीफ साहब इन हालात में वापस आकर, नवाज शरीफ साहब तो वापस आना चाह रहे हैं लेकिन अच्छा, यानी अक्टूबर जो है उसमें इलेक्शन नहीं होते, तो उसका मैं सीधा सीधा मतलब ये समझूं कि सितंबर में ज़ाहिर है कि एक रुखसती है, उस रुखसती के बाद आप लोग नवाज शरीफ साहब के लिए अपील दायर करेंगे और फिर जो है वो वापस आएंगे, इलेक्शन कराएंगे। देखिए बात ये है कि पार्लियामान का मकसद कानून साजी है। अभी हम कानून साजी शुरू करते हैं, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। अभी कोई रिफॉर्म्स करते हैं जिसके जरिए कि जो कि वकला की तरफ से भी कहा गया, जो कि बाकी लोगों की तरफ से भी कहा गया, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। एक कमीशन बनता है, उसको काम करने से रोक दिया जाता है। तो ये सहूलतकारी वाला सिलसिला तो रुक थम नहीं रहा, लेकिन जाहिर है कि अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है तो सब पर जिम्मेदारी आए। चले आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मियां साहब, बड़े मियां साहब आ रहे हैं कि नहीं? नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम रहे हैं, हमारी पार्टी के सरबराह हैं। नवाज शरीफ साहब वापस भी आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब हमारी इलेक्शन कैंपेन को लीड भी करेंगे और अल्लाह के फजल करम के साथ पार्टी कामयाब होगी तो वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब ही बनेंगे। चले इसी साल या अगले साल? नहीं, जाहिर है कि अगर इलेक्शन तो फिर अभी होंगे ना, ये अक्टूबर में होंगे, तो जाहिर अक्टूबर से पहले वापस आएंगे। चलें ठीक है, अली गौहर साहब ने बता दिया कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अक्टूबर से पहले नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। ज़फर इलाही साहब, मैं बड़ा संजीदा सवाल आपसे करने लगी हूँ और वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है। ज़ाहिर है कि एक शख्सियत है जो उसकी जद में आई हुई है, आप फ्यूचर क्या फोर्सी कर रहे हैं? इज दैट पर्सन एंड दैट पर्सनैलिटी इज गोइंग फॉर 15 ईयर्स? जी हाँ, 10 years 15 years लाइफ और लेवल प्लेइंग फील्ड इनके लिए कभी होगा नहीं जब तक डिस्क्वालिफिकेशन भी ना हो और शायद इम्प्रिजनमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो देखिए, आप तो बड़ा लंबा रास्ता है ना, बहुत सारी चीज़ें होने हैं। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि द मोस्ट लाइकली आउटकम इज द, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका आउटकम ये है कि दे विल बी डिस्क्वालिफिकेशंस। और क्या पता अगर पार्टी के खिलाफ और इंफॉर्मेशन आ जाए कि द पार्टी की इन्वॉल्वमेंट 9 मई का वाज़ेह हो जाए और टॉप लीडरशिप का हाथ हो और वो वाज़ेह हो जाए तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो अभी तक काफ़ी चीज़ें हैं जो होने हैं मेरे ख्याल में। तो यानी आपको जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है पीटीआई का, मैं आपके ओपिनियन में पूछना चाह रही हूँ, वो मुस्तकबिल कुछ खास रोशन तो दूर की बात है, वो उठता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और शुरू में मैं कह रहा था कि वो कह रहे थे कि वो शायद वापस आ जाएं। मैंने कहा भाई, पीपल आर नॉट रिमूव्ड सो दैट दे कैन बी ब्रॉट बैक, है ना। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एक जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है, मगर ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। तो मेरे अपना ख्याल में कोर्ट्स और ये वो डिटर्मिन करेंगे, मगर हाँ, आई थिंक 80 to 90% चांस है डिस्क्वालिफिकेशन का। ठीक है ज़फर इलाही साहब, चांसेस तो ज़ाहिर है कि और भी बहुत चीज़ों के बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वक्त जब निकल जाता है तो फिर हम पछताते हैं और फिर हम रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, मगर होता नहीं है। अभी भी वक्त है बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे हलकों के पास, कि वो इस वक्त रहते हुए चीज़ों को एक दफ़ा और सोचें, समझें और जो क्यास मुल्क में बना हुआ है सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, उसको ओवरकम करने के लिए एक साथ बैठे। लेकिन बैठेंगे कैसे, कौन बिठाएगा? एक ब्रेक के बाद। जो चले गए वो तो चले गए, जो हैं उन पे सवाल कर लेते हैं। महमूद मौलवी साहब, मुझे ये बता दें कि परवेज़ इलाही साहब, इज देयर एनी चांस कि कल को हम उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें एंड ही इज़ अबाउट टू लीव पीटीआई जस्ट लाइक अदर्स डिड?
देखिए, हर एक के चांस बन जाते हैं और बहुत से लोग तो उसी हिसाब से करते हैं कि उनके चांस बन जाए। देखिए ना, कुछ दिखावा भी होना चाहिए ना ताकि चांस बनने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे बहुत अच्छे चांस है। आपने बिल्कुल सही चीज़ सोच रही। चांसेस तो हर चीज़ के होते हैं, मगर देखें ये देखना पड़ेगा कि वो लीडर कितना पॉपुलर है उस पार्टी में। तो मेरे हिसाब से जो है, ऑब्वियसली ही डजंट हैव अ चांस इन पीटीआई because there are a much more senior and superior people in the party. Obviously परवेज इलाही साहब का भी काफ़ी तजुर्बा है, मैं ये नहीं कहूँगा, काफ़ी पुराने सियासतदान हैं, मगर जो पार्टी में लोगों को एक्सेप्टेबल होना के लिए तो पार्टी के ही अंदर से आएगा। देखिए, ये तो देखिए बड़ा नॉर्मल है कि हर आदमी जो है वो अपनी ही पार्टी के आदमी चाहेगा। और इसमें मैं फिर कहूँगा कि कोई खबात नहीं है कि अगर वक्त के साथ समझौता कर दिया जाए मुल्क के मफाद में। देखिए, ये समझौता होता है और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है, हमेशा होते रहते हैं। उसकी वजह से ये बदकिस्मती हमारी यही है, जैसे मैंने कहा ना, हम नारा लगाते हैं डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी नहीं है। इससे अच्छा तो वो डिक्टेटर है, कम से कम जो नारा लगाता है तो वो वहां तो खड़ा है ना। देखिए ना, अगर एक डिक्टेटर है वो आता है, और आप हिस्ट्री देख लें, अयूब खान साहब के दौर में कितनी तरक्की हुई, मुशर्रफ साहब के दौर में कितनी तरक्की हुई। देखिए ना, तरक्की तो वही हुई ना। डेमोक्रेसी में तो हम एक दूसरे के टांगे ही खींचते रहे। हालांकि हम कहते हैं कि जी ये डिक्टेटरशिप बुरा है, मगर अगर आप तवारीख उठा के देख ले और बिजनेसमैन को बैठा के देखें तो इंडस्ट्रीज किस दौर में लगी। मुशर्रफ साहब के दौर में लोग कितने खुश थे। एग्जैक्टली महमूद साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। मुझे एक और भी सवाल करना था, मेरे ज़हन से स्किप ना हो जाए, इसलिए मैं कर लेती हूँ। आपने भी आस्तीन के सांपों की तरफ पॉइंट आउट किया था, आर दे स्टिल विद खान साहब या वो छोड़ के जा चुके हैं? नहीं, अभी भी कुछ मेरा ख्याल से है। उसकी वजह ये जो मिसगाइड करते हैं, देखिए उनको मिसगाइड करके इस पोजीशन पे लेके आए। देखें, ये पार्टी जो थी कभी वायलेंस के अगेंस्ट, I would not like to take them some names because you see it would be unethical because I have left the party. If I was in the party I would have taken it and I have told them on their faces also that we are going for a disaster. But आज मैं लेना नहीं चाहूंगा। मैंने उनके मुंह पे बोला है कि आप लोग, ये जब प्लानिंग के ऊपर बात हो रही थी, मैंने उस वक्त कहा था कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हम इधर हमला करेंगे और उधर चले जाएंगे और ये करेंगे, यू विल गो फॉर अ डिजास्टर एंड मे बी वी गो फॉर अ सिविल वॉर। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इसको सही टाइम के ऊपर इसको काबू कर लिया था। अगर ये काबू नहीं होता वी कुड हैव हेडेड फॉर अ सिविल वॉर। ठीक है, अली गौर बोलो सर, लास्ट वर्ड चाहिए होंगे आपकी तरफ। आप इस मुल्क में कियोस्क को कम हुआ या खत्म होता हुआ देख रहे हैं? जी देखिए, यकीनी तौर पर हम तो ये तवक्को करते हैं कि ये क्योस खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेगा, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। ये जो अगर तमाम वो लोग जो कि जिन्होंने ये जुर्म किए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की को इस नहज पर पहुंचाया है, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान है, तो यकीनी तौर पर वो लोग टहरे में आएंगे तो पाकिस्तान में अमन होगा, ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, फरीलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, महमूद मौलवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वक्त है और वक्त हर किसी का आता है, हर किसी पर आता है। 27 किलोमीटर का वजीर आजम कहने वाले आज इस बात को सोच रहे होंगे कि काश उन्होंने उस वक्त इतना हार्ड स्टांस ना लिया होता तो ये सिचुएशन आज ऐसी ना हो रही होती। लेकिन ये पीडीएम के लिए भी एक सबक है, क्योंकि वो शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकासद में, यहाँ पर अपना मकान थोड़ी है। कल फिर मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज।